तो मार्केट्स के ऊपर नजर डालते हैं। करीब करीब 17,529 का मौजूदा स्तर है। 17,500 के नीचे इंट्राडे में निफ्टी गया और 17,499 के आसपास के लोज हैं। अभी मार्केट फिलहाल लाल निशान पर, जो बिकवाली है करीब 15-20 मिनट पहले से ही बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। मिड कैप स्मॉल कैप में मिड कैप बिकवाली के साथ लाल निशान में और स्मॉल कैप तेजी के साथ मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक करीब करीब 48 अंक नीचे यहां पर भी कामकाज रहा है। तो इंडेक्स में हायर लेवल से बिकवाली है और डे लो के आसपास ही सारे इंडिसेस कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 1700 शेयर तेजी में है और 1030 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। रुचित जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स में थोड़ा कंसोलिडेशन है, हायर लेवल से बिकवाली है, कैसे प्ले आउट करें इसे? जी नमस्ते सुमित जी। आई थिंक मार्केट में हमने रिसेंटली देखे तो पिछले कुछ दिनों में 18,000 का हाई से जो करेक्शन देखा है, उसके बाद हमें लग रहा है कि मार्केट में प्रोबेबली हमें करेक्टिव फेज की शुरुआत फिर से कर चुके हैं। क्योंकि अब बाकी के डेटास भी देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से अभी इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई नई लॉन्ग्स नहीं आ रही है। इनफैक्ट जो उनकी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन 60% के आसपास थी, वो उन्होंने ट्रिम करके फिर से 49-48% के आसपास लाई है। और डॉलर इंडेक्स भी एक नई तेजी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे अपट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। ये सब फैक्टर्स देख के हमें लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगा। जैसे आपको पुल बैक मूव्स मिलेंगे तो पुल बैक मूव्स पे फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा और 18,000 का लेवल्स हम इमीडिएटली नियर टर्म में फिर से क्रॉस करते हुए नहीं देखेंगे। तो ये जो रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं, कल के सेशन में हमने जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था 17,350, वहां से एक पुल बैक मूव देखा है और ये पुल बैक मूव में 17,600, 17,650 ये सब एक काफी हर्डल्स आगे चल के है। तो ये जो रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं उस पे हायर लेवल्स पे मैं शॉर्ट करने की सलाह दूंगा और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी चाहिए, बट रादर मार्केट का ट्रेंड वीक होगा तो ये जो पुल बैक मूव्स आ रहे हैं उसमें एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स भी हल्का करे। और इनकेस ये 17,600 से 650 के आसपास मिलता है तो आई थिंक 17,650 के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स बनाने के लिए भी एक अच्छे मौके रहेंगे। तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखें और हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग पोजीशंस बनाने की सलाह है निफ्टी में। 17,650 के इर्द गिर्द आप बिकवाली कर सकते हैं, फ्रेश सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। निफ्टी बैंक के केस में क्या करें रुचित जी? एक रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं, बट स्ट्रक्चर वहां पे भी सेम है। तो बस यही है कि जो निफ्टी बैंक रिट्रेस कर रहा है वो ज्यादा रिट्रेस कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी, और यहाँ पे 39,000 के आसपास नेक्स्ट हर्डल्स या रेजिस्टेंस देखने मिलेंगे। सो वेट फॉर सम मूव टुवर्ड्स 39,000 और 39,000 39,100 की रेंज में आता है तो वहां पे भी बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि आउट परफॉर्मेंस है। निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस जो रहेगा वो आईटी की वजह से आएगा, जहां पे वीकनेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बट बैंकिंग स्पेस में फिलहाल शॉर्ट्स ना बनाए, बट हाई लेवल्स पे 39,000 के लेवल दिखते हैं, 39,100 तो वो अच्छे लेवल्स हो सकते हैं फिर से शॉर्ट्स जाने के लिए। अच्छा, तो बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की रणनीति रखें, निफ्टी में भी आप सेल ऑन राइज की रणनीति रखें, रुचित जी का ये मानना है। आगे भी हम रुचित जी से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। ड्रीम फोक सर्विसेज की चेयरपर्सन एंड एमडी लिब्रेथा पीटर कैलेट हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया नंबर्स वहां पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे कंपनी के बिजनेस को लेकर होगा। मैम, ड्रीम फोक सर्विसेज, ये अगर किसी आम निवेशक के लिहाज से पूछा जाए तो ये कंपनी का कामकाज क्या है, कैसा ये ओवरऑल बिजनेस है, क्या एंट्री बैरियर हैं, कैसे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, तो क्या है पूरा सिचुएशन मैम, अगर आप रिटेल निवेशकों को समझा पाए। तो सुमित, आपने भी हमारी सर्विस यूज की होगी, तो वैसे मैं बता देना चाहती हूँ कि जब भी आपने एयरपोर्ट से ट्रैवल किया हो, आपने अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड लाउंज एक्सेस के लिए यूज किया होगा, और जहाँ पे आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे लाउंज एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो ये जो सुविधा है, ये प्रोग्राम हमने एक्चुअली स्टार्ट किया है। सो दिस इज समथिंग विच ड्रीम फोर्स हैज इंक्यूबेटेड, जहाँ पे आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे लाउंज कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये हमने स्टार्ट की थी ये सर्विसेज। तो ये जिस तरह से वर्क होता है, जैसे कोई कस्टमर, जैसे आप जब लाउंज में जाते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड देते हो, वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होता है। तो वहाँ पे पहले एक चेक होता है कि वेदर आपका कार्ड एलिजिबल है या नहीं इस फ्री सर्विस के लिए। तो वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस है, वो सारे चेक्स हमारे सिस्टम पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, राइट। तो उसके बाद आपको वो फ्री सर्विस दी जाती है,
राइट क्योंकि अगर आपने देखा होगा कुछ क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ 2 कॉम्प्लीमेंट्रीज होती है, किसी कार्ड पे 4 होती है, कुछ कार्ड्स पे जो प्रीमियम कार्ड्स होते हैं उसमें अनलिमिटेड एक्सेस भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये सारा जो चेक्स होता है कि आपने फॉर एग्जांपल बॉम्बे एयरपोर्ट गए हो, बॉम्बे में आपने ट्रांसैक्शन किया, तो वो सारे ट्रांसैक्शन डिटेल्स जो है वो हमारे सिस्टम में कैप्चर होते हैं, राइट। तो ये सारा जो प्रोग्राम है, सिस्टम है, वो हमने बिल्ड किया है, राइट। तो जैसे आपने ट्रांसैक्शन लाउंज में किया, उसके बाद क्या होता है, ड्रीम फोक्स कस्टमर के लिए तो ये फ्री सर्विस है, आपको वहां पे लाउंज में कुछ पे नहीं करना होता है, लेकिन आपके बिहाफ पे आपका बैंक पे करता है, राइट। तो हम आपके बैंक को इनवॉइस करते हैं जहां पे जिस बैंक ने ये सुविधा आपको दी है, और फिर वो हमको उस पे ट्रांसैक्शंस के पैसे देते हैं, और हम एक परसेंटेज होता है डेल्टा हम हमारे पास रखते हैं, और फिर लाउंजेस में जो ट्रांसैक्शन होते हैं, लाउंजेस फिर एक इनवॉइस रेस करता है मंथली बेसिस पे ड्रीम फोक्स को, और फिर हम लाउंजेस को पे करते हैं। तो ये है एक्चुअल बिजनेस मॉडल ड्रीम फोक्स का। मैम एक चीज और, आपने जो बिजनेस मॉडल समझाया इसके अंदर रेवेन्यू स्प्लिट कैसा रहता है, कैसा रेवेन्यू शेयर रहता है, कैसे हम इसे समझें? रेवेन्यू शेयर नहीं होता है सुमित, यहाँ पे एक्चुअली हमारा एक फिक्स रेट हम डिसाइड करते हैं, वो क्लाइंट के साथ हो, जैसे बैंक्स हो, और लाउंजेस के साथ भी। लेकिन हम वो मार्जिन हमारे यहाँ पे आई मीन विद ड्रीम फोक्स वी ट्राई टू मेंटेन अ मार्जिन ऑफ 15 to 16%. So we decide a fixed rate with the lounges. Now the rates what we decide with the lounges, मेट्रो सिटीज के लिए एक रेट होता है, टियर 3 सिटीज के लिए अलग रेट होते हैं। सारे सिटीज का एक रेट नहीं होता है, बेसिस द सिटी, बेसिस द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिस whether it's a private airport or airport authority airport, basis that the prices are decided, and there is a fixed rate what we decide with the lounges. Accordingly we also have a pricing decided with the banks as well. तो वो उस बेसिस पे होता है। मैम एक चीज़ और, क्योंकि हम जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, ख़ास तौर से डोमेस्टिक फ्रंट पे अलग अलग एयरपोर्ट्स के आने को लेकर, या फिर जो बाकी कारोबार है, या फिर विदेशों में जो टूरिस्ट का अराइवल एंड डिपार्चर है, उनको लिहाज से अगर देखें तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो पहले तो आपका डोमिनेंट पोजीशन 95% के आसपास का मार्केट शेयर, और इस तरह की डोमिनेंस के साथ एक्सपेंशन अलग है, तो इसको हम कैसे समझें? जैसे से टियर 3 टियर 4 एरिया में विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे कंपनी कैसे ग्रो करेगी? अगर अभी आप देखो तो ये जो फैसिलिटी है या बेनिफिट होता है क्रेडिट कार्ड्स का, जिसपे आपको फ्री सर्विस मिलती है या फ्री एक्सेस मिलते हैं, राइट नाउ इट इज 60 million cards actually have this benefit, right, presently. Now when I started this business 9 years back, 9 साल पहले जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था, ये जो पेनिट्रेशन था लाउंज यूसेज का, वो लेस देन 1% हुआ करता था, राइट। 9 साल में ये पेनिट्रेशन 8% पे हुआ है। सो टुडे एट 8% of the people are actually utilizing these services. So that is the growth which is there. तो इसमें growth factors दो तरीके से है। एक growth factor है कि credit card penetration जो है इंडिया का, वो grow हो रहा है, right? And that will actually increase our growth factor in the business. Second growth factor will actually come from the airport traffic growth as well, because the more the airport traffic, air passenger traffic increases, the growth of the business is also there. Secondly, more and more privatized airports are happening. There are more airports coming in the country. So obviously, जितने airports बनेंगे, जितने lounges बढ़ते रहेंगे, infrastructure better होते रहेगा. So these would be the growth factors driving our numbers for going forward. अच्छा मैम, इंटरनेशनल बिजनेस में भी क्योंकि आपने अच्छा एक्सपैंड किया है, डोमेस्टिक फ्रंट पे तो आपकी पैठ अच्छी है ही, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आपका जो एक्सपेंशन है, टच पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स की तरफ से कैसा एक्सपेंशन, और इंडिया में भी जो दूसरा पार्ट था मेरे सवाल का, कि जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है छोटे छोटे शहरों में, उससे आप कैसे और रेवेन्यूज जनरेट करेंगे? सुमित, अगर आपने देखा है तो एक्चुअली हमने पहले तो इंडिया में ही स्टार्ट किया था, और हमारी फर्स्ट सर्विसेज सिर्फ लाउंज थे। तो अगर आप देखोगे तो मेजर हमारा जो रेवेन्यू है वो अभी फिलहाल लाउंज बिजनेस से ही आ रहा है। लेकिन कोविड के टाइम से हमने हमारा एक्सपेंशन किया है टू ग्लोबल लाउंजेस, ग्लोबल कंट्रीज। तो अभी हमारा प्रेजेंस 120+ कंट्रीज में है, विद 1250+ टच पॉइंट्स।
इसके अलावा 1250 टच पॉइंट्स जब मैं कह रही हूँ तो हमने सर्विसेज भी हमारी बढ़ाई है। जैसे लाउंजेस से आज हमारे पास मीट एंड असिस्ट सर्विस है, बैगेज ट्रांसफर, एयरपोर्ट ट्रांसफर है, स्पास, एफएनबी, नैप रूम, ट्रांसिट होटल, ये सारे सर्विसेज हमने ऐड किए थे ये पोस्ट कोविड के बाद से। तो ड्यूरिंग द कोविड हमने एक्चुअली हमारा जो सर्विस पोर्टफोलियो है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है, ये सारा हमने उस वक्त अपग्रेड किया है। तो अभी फिलहाल अगर आप नंबर्स के बारे में देखोगे, सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दीज सर्विसेज एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्लोबल एस्पेक्ट राइट नाउ इट इज वेरी वेरी मार्जिनल, इट इज नॉट इवन काउंटेबल, बट द मेजॉरिटी इज फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट लाउंजेस itself. But going forward in couple of years, we see that yes, these services will also grow in a potential way, and there will be a good percentage coming from these services as well. ओके मैम, एक सवाल और, क्योंकि लास्ट जो कुछ नंबर्स मैं देख रहा था पिछले साल के, उसमें कंपनी के रेवेन्यूज में भी एक डिप देखने को मिला, एबिटा फ्रंट पे भी कंपनी के नंबर्स में प्रेशर था, पेबल्स भी आपके थोड़े हायर साइड पे थे, इनफैक्ट 42 करोड़ का तो एक एमएसएमई को भी पेमेंट पेंडिंग है। तो क्या ये सिर्फ कोविड रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर अदरवाइज कुछ? Sumit, you're perfectly right. It is actually because of the COVID period. Because yes, we have a very long-standing relationship with all our clients, right? And yes, we understand that every industry was badly hit. So yes, during the COVID period, we had given some benefit and extended the credit period as well to our clients. So that is one of the reason that why you see our numbers impacted during that period. ओके मैम, आईपीओ बेसिकली पूरा ओएफएस है जिसमें 33% का जो ओएफएस आ रहा है, जिसमें तमाम शेयर होल्डर्स निकल रहे हैं। सो क्या पहली चीज़, आप लोगों को पैसे की कोई खास ज़रूरत नहीं है? क्या कैश रिच है जिसकी वजह से आप इसमें अपना फर्दर स्टेक सेल नहीं कर रहे? दूसरी चीज़, क्या कोई और इन्वेस्टर है जो कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से स्टेक बेच सकता है इस ओएफएस के अलावा? क्या मान के चलें इसमें हम? सो प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो हम 3 प्रमोटर्स हैं और हम तीनों मिलके 33% डाइल्यूट कर रहे हैं, right? And yes, you're right, it is completely OFS because the company is a cash rich company, and we do not require funds for the growth of the company, and that is one of the reason. Secondly, yes, because the potential for global is more, and that is one of the reason that why we are going for IPO, because as a listed company जो credibility market में मिलती है और वो credibility हमको required है globally अगर हमको grow करना है. So this is one of the biggest reason that why we are going. And yes, we have actually got a very good names in our anchor book as well as the investors who have come, and mostly all of them see that this business has a great potential, and most of them are for a long term with us. So just to name few, we have Capital, we have Malabar, Abacus, we have Mirai. So these are the few names which I would want to mention, and Birla as well. So these are the top investors, and they would be there with us for a longer period. And yes, there is nothing that, nobody's looking at this as a short-term thing, but everyone knows that this business has a huge potential. 9 साल में हमने 95% market share India में किया है, और yes, now it is time that we go global and make our name in a global market as well. मैम, 95% मार्केट शेयर और ग्रोथ तो सही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन एक थ्रेट, कुछ अगर थ्रेट्स की बात करूं तो उसमें एक थ्रेट ये भी है, कंपनी के जो मेजर यूजर्स हैं उनका एक चंक जो है वो शायद चाइनीज़ प्लेटफॉर्म पे या फिर वो आपके जो नेक्स्ट पीयर हैं उसको यूज़ करता है। और दूसरा, अगर कोविड जैसी सिचुएशन बनी रही या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लेकर कुछ और इश्यूज रहे गोइंग फॉरवर्ड, तो ये कंपनी के नंबर्स को कितना इफेक्ट करेगा? ऐसे सिनेरियो में कंपनी कैसे इस चैलेंज को मीट करेगी? So in terms of the competition, Sumit, जब हमने start भी किया था ये business, तब भी competition था, and there were global players in the market. लेकिन हमने जो business शुरू किया था with a differentiator product itself, and because we have a hybrid solution, and that is one of the strength of this company, that why today we stand. So I don't see a threat with Dragon Pass, because that is more primarily into a China market and Asian countries. The acceptance in India market is very, very low presently. I don't see that they are not even 1%. They are less than maybe 0.01% somewhere, because it's hardly anything number. So Dragon Pass is no competition for us. Secondly, coming to threat.
So obviously we never expected that something like COVID would happen, and nobody actually expected that, this would ever come. So I don't foresee that, see, until and unless something like this again happens, but this is something out of anyone's hand, and every industry got impacted. It was not just that Dreamfolks or the travel industry. I think every industry was facing a biggest challenge during that time. So except that, I don't foresee any such challenges which will interrupt or disrupt our business, because I see that the travel is growing, and this will further enhance and grow. We see more and more potential in the growth of this business. बहुत बहुत शुक्रिया लिब्रिता मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, विस्तार से कंपनी की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए और तमाम नंबर्स को फाइनली डिटेल से हमें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आईपीओ लेकर आने के लिए। मार्केट्स में करीब करीब 17,570 का लेवल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल फ्लैट इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे में, मिड कैप वापस हरे में आ चुका है और निफ्टी बैंक भी अब हरे निशान में 125 अंकों की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। तो थोड़ी पहले अंडर परफॉर्मेंस थी, लाल निशान में चला गया था, वहां से पुल बैक निफ्टी बैंक के अंदर 123-124 अंकों की बढ़त अब निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। एक स्पाइक निफ्टी बैंक के अंदर आया, तो निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहां पर लोअर लेवल से एक अच्छा स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी, और मार्केट्स की बात करी जाए तो करीब करीब 17,570 571 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। लोअर लेवल से कुछ मूव जरूर लिया है, लेकिन ज्यादा बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ेगी, जो 120 अंक ऊपर है। करीब 1/4% से ज्यादा की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में मिड कैप भी हरे निशान में है, 47 अंक ऊपर, और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है, ऑलमोस्ट 9450-560 की रेंज में कहीं ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी तो यही समय आप समेटेंगे, लेकिन कमाई का अड्डा लेके वीरेंद्र और हर्षदा मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से मार्केट्स रीड कर रहे हैं वो सेकंड हाफ में। एक छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।